हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डूबना और कृत्रिम श्वसन। डूबने की स्थिति में जो कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता पड़ती है उसी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एलटी में पूछा गया था। एलटी में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था कृत्रिम श्वसन से। तो बात करते हैं। वैसे कृत्रिम जो श्वसन की विधियाँ हैं, कृत्रिम श्वसन की विधियाँ कितनी होती हैं और किस विधि में क्या होता है और कितनी विधियां हैं, विधियों के नाम, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी हम रीड सारा करवा दे रहे हैं। बाकी अब की बार तो क्या है कि एलटी में जो बनेगा वो थ्योरी, लिखित परीक्षा होगी, तो वहाँ पे जो होगा वो लिखने के लिए आएगा। तो आप रीड करते चलिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो शुरू करते हैं हम। डूबना और कृत्रिम श्वसन। यहाँ पे डूबना वह स्थिति है जब कोई दुर्घटनावश नदी, तालाब, कुएं में गिर पड़ता है और सांस लेने में असमर्थ हो जाता है तथा पानी श्वास मार्ग के अंदर उसके फेफड़ों में पहुंचने लगता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और उससे तत्काल कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। पानी में डूबने से मरीज का दम घुटने लगता है क्योंकि पानी उसके फेफड़ों में भर जाता है। सांस की नली के सिकुड़ जाने से भी सांस लेने में परेशानी होती है। डूब रहा मरीज सांस लेने के लिए लड़ता रहता है। तो थोड़ा सा जूम कर दें। तो यहाँ पे ये इतनी बातें हैं, ये फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बना हुआ, अब देखो आयोग क्या मानता है। एलटी में जो आप क्वेश्चन बना हुआ था उसमें आयोग क्या मानता है, देखो फिगर के माध्यम से दिखाया गया है कि फेफड़ों में पानी कैसे भर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से आया हुआ है पानी और यहाँ पे फेफड़ों में भरा हुआ है पानी। तो ये उसके बाद अब हम बात करेंगे डूबने के प्रभाव। डूबने के प्रभाव की बात करेंगे। पहला क्या है, नंबर 1, सिर पर तथा गर्दन पर चोटें लगना। डूबता व्यक्ति क्यों है? क्योंकि सिर या गर्दन में अगर चोट लग जाए तो भी व्यक्ति डूबने लगता है। जो डूबने का प्रभाव पड़ता है, ये समस्या होती है तो भी डूबता है। दूसरा नंबर का, शरीर के अंदर की चोटें जैसे हड्डी का टूटना, मांसपेशी का टूटना, रक्तस्राव होना। तीसरे नंबर में सांस की नली का सिकुड़ना, सांस की नली का सिकुड़ना। उसके बाद जो है ये घुटन अनुभव होना, ये सब डूबने के प्रभाव हैं। डूबने का प्रभाव है ये घुटन अनुभव होना। फेफड़ों में खून का जमा होना, शरीर का तापमान गिरना। व्यक्ति के अगर शरीर का तापमान होगा गिरेगा। डूबने का प्रभाव ये भी होता है कि व्यक्ति के शरीर का तापमान गिरने लगता है, मतलब तापमान घटने लगता है, शरीर का कम होने लगता है। तो डूबने के लक्षण क्या होते हैं ये भी बात कर लेते हैं। डूबने के लक्षण, मरीज को सांस लेने में तकलीफ होना, मुंह से झाग निकलना, दम घुटने लगना। डूबते व्यक्ति को कृत्रिम सांस देने का तरीका। डूबते व्यक्ति को कृत्रिम सांस देने का तरीका, मरीज को प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। उसके लिए पहले मुंह को स्वच्छ करना चाहिए, फिर मुंह से कृत्रिम सांस देनी चाहिए। मुंह द्वारा श्वसन क्रिया, ये कैसे होता है थोड़ा सा इसकी बात करेंगे। मुंह द्वारा श्वसन क्रिया, इस विधि का यह लाभ है कि इसे तत्काल आरंभ किया जा सकता है। यह विधि कृत्रिम श्वास की एक चुनिंदा विधि है। इस विधि की सभी क्रियाएं एक साथ करना चाहिए। विधि क्या है इसकी? मुंह द्वारा श्वास क्रिया की विधि क्या है? रोगी को पीठ के सहारे लेटाकर उसके सिर को जितना संभव हो पीछे की ओर झुकाना चाहिए, जिससे नाक एकदम सीध में आ जाए तथा जीभ के पीछे की ओर मुड़ने जीभ के पीछे की ओर मुड़ने की रोकथाम हो सके। एक हाथ रोगी की गर्दन के नीचे रखकर उसे थोड़ा सा ऊपर उठाएं तथा दूसरे हाथ की हथेली को सिर के अग्रभाग पर रखिए ताकि उंगलियां
तथा अंगूठा आहत ताकि उंगलियां तथा अंगूठा आहत व्यक्ति की नाक तक पहुंच सके। ऐसा करने से नाक को अंगूठे तथा उंगली की चिमटी से बंद करके और सिर को पीछे की ओर दबाए रखने में सहायता मिलती है। अब यह ज्ञात करें कि रोगी का मुंह पूरी तरह खुला है अथवा नहीं। यदि रोगी का मुंह खुला हुआ नहीं है तो गर्दन के नीचे रखे हाथ को निकालकर जबड़े के निचले भाग को खींचकर उसका मुंह खोलिए। इसी समय जबड़े को थोड़ा आगे की ओर उठाकर रखने से उसके वायु मार्ग का आकार भी बढ़ता है। यह ध्यान रखिए कि आपकी उंगलियां रोगी के होठों से दूर रहे और हाथ से गर्दन न दबे। यदि मुंह स्वच्छ नहीं है तो उसे भली प्रकार साफ कर लें, क्योंकि यदि रोगी नदी अथवा तालाब में डूबा हुआ था तो उसके गले में कीचड़ तथा घास के टुकड़े भी हो सकते हैं। कुछ उदाहरणों में देखा गया है कि भोज्य पदार्थ के टुकड़े तथा कृत्रिम दांत श्वसन मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं। अतः खुले हुए मुंह में उंगलियां डालकर उपस्थित बाह्य पदार्थों को निकालना चाहिए। उसके बाद ये है मुंह से मुंह द्वारा सांस देने की विधि है। ये सारी क्रियाकलाप करके और इन तरीकों को अपना के ये किया जा सकता। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। आप स्वयं गहरी सांस लीजिए तथा अपने खुले मुंह को रोगी के खुले मुंह पर अच्छी तरह रखिए। यह निश्चित कर लें कि आपके होंठ रोगी के खुले मुंह को अच्छी प्रकार बंद करके रखे हुए हैं या नहीं। रोगी के मुंह में पूर्ण रूप से तथा जोर से सांस फूंकिए। सांस की फूंक नियंत्रित रूप से एक जैसी रहे। सांस फूंकते वक्त यह ध्यान रखें कि आहत का सीना ऊपर उठ रहा है या नहीं। यदि ऊपर उठ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हवा फेफड़ों में भरी हुई हवा को स्थानिक रूप से खाली होने दें। फेफड़ों में भरी हुई हवा को स्थानिक रूप से खाली होने दें। स्वयं के सिर को एक ओर रखकर निकलती हुई वायु को स्वाभाविक रूप से खाली होने दें। स्वयं के सिर को एक ओर रखकर निकलती हुई वायु को अपने गाल पर अनुभव करें तथा कान से सुने और अपनी आँखों से देखें कि सीना नीचे की ओर दब रहा है। ये सारी क्रिया मुंह से मुंह द्वारा सांस देने की क्रिया है। अब हम बात करते हैं आगे। ये हमारा इसका बचा हुआ पार्ट है। जो इसी समय फिर से गहरी सांस लें और तत्काल वही उपर्युक्त क्रिया को दोहराएं। यह क्रिया आवश्यकता अनुसार लंबे समय तक कर सकते हैं। 1 मिनट में करीब 10 से 12 बार सांस फूंकना चाहिए। ये देखिए, 1 मिनट में करीब 10 से 12 बार। जब कोई मुंह से श्वसन करा रहा हो तो 1 मिनट में कितनी बार फूंकना चाहिए? 10 से 12 बार। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। 10 से 12 बार सांस फूंकना चाहिए। लेकिन सीने की सामान्य हलचल और फेफड़ों में भेजी जाने वाली तथा बाहर निकलने वाली वायु के अनुसार यह संख्या कम या अधिक हो सकता है। तो ये भी सही है कि जैसे उसकी आवश्यकता होगी उसके साथ वैसे इसकी संख्या में कमी और ज़्यादा किया जा सकता है। अब यहाँ पे बात होगी, ये बात इसकी की जाएगी। बच्चे के डूबने पर बच्चे को पानी से बाहर निकालकर उल्टा पकड़कर सिर नीचे पैर ऊपर करके शरीर का बीच का हिस्सा उठाकर पकड़ना चाहिए, जिससे फेफड़ों का पानी बाहर आ जाए। जो बच्चे होते हैं, अगर बच्चे पानी पी लिए हों तो उनका जो है
सिर नीचे कर दीजिए, पैर ऊपर, शरीर का बीच का हिस्सा उठाकर पकड़ना चाहिए, जिससे फेफड़े का पानी बाहर आ जाए। ये बच्चों के साथ क्रिया करनी चाहिए। उसके बाद डूबते हुए बड़े आदमी के शरीर के बीच का हिस्सा उठाकर छाती के दोनों ओर हाथ रखकर दबाना चाहिए, जिससे फेफड़ों का पानी निकल जाता है। ये सारी वही विधि दी गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बात कही गई इसको आप पास करके पढ़िएगा, रीड कर लीजिएगा, बाकी आगे देखते हैं। ये है प्राथमिक उपचार की बात यहाँ दी गई है। प्राथमिक उपचार में क्या है? पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालकर सबसे पहले उसके मुंह तथा नाक से लगे कीचड़ आदि को पोंछ देना चाहिए। फिर छाती के कपड़ों को हटाकर उसके मुंह को खोलें तथा दांतों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा दें, जिससे दांतों की भिच्ची न लग सके। मतलब आपस में दांत जो है हाथों में ना लगे, और दूसरी बात क्या है कि दांत आपस में बैठे ना, अब रोगी को पेट के बल लिटा दें। फिर अपने दोनों हाथों को उसके पेट के नीचे रखकर धड़ को ऊपर की ओर उठाएं, जिससे उसके फेफड़े में से पानी निकल जाए। जहां मुंह तथा नाक से पानी निकलना बंद हो जाए तब उसे पुनः पेट के बल लिटा देना चाहिए। फिर एक कपड़े का गोला बनाकर उसके पेट के नीचे रखें और स्वयं उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ रखकर खूब जोर से दबाएं तथा एकदम छोड़ दें। 1 मिनट में 12 बार के अनुपात से यही क्रिया निरंतर करते रहें। इस प्रकार पीठ को दबाने से फेफड़ों में भरी वायु बाहर निकल जाती है। ये यहाँ पे दिखाया गया है। पानी में डूबे का उपचार यहाँ पे दिखाया गया है, फिगर के माध्यम से ये है। ऐसे में ये भी पानी निकालने का तरीका है। ये विधि जो है पानी निकालने का तरीका है, अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। यहाँ भी वही विधि अपनाई गई है, कुछ उसी के जैसा। इसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तथा दबाव हटा लेने पर पुनः प्रवेश करती है। यदि डूबे हुए व्यक्ति में जीवन के कुछ भी चिन्ह हो तो यह क्रिया 1 घंटा या और भी अधिक समय तक करते रहना चाहिए। यह कृत्रिम सांस देने की एक विधि है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी पास हो तो उसके द्वारा डूबे हुए व्यक्ति के शरीर को शीघ्रतापूर्वक मलवाना चाहिए ताकि वह सूख जाए। फिर गर्म पानी से भरी हुई बोतल रोगी के शरीर के निकट रखें ताकि उसमें गर्मी पहुँचे। पानी इतना गर्म भी ना होना चाहिए कि उससे रोगी के शरीर की त्वचा जल जाए, क्योंकि मृत तुल्य व्यक्ति की त्वचा सरलता से जल जाया करती है। कहने का मतलब जिसके अंदर जान नहीं होती उसकी त्वचा जलने में भी आसानी होती है, जल्दी जल्दी है। और पानी इतना गर्म नहीं होना चाहिए, पानी बस उतना गर्म हो जिससे कि उस व्यक्ति के शरीर को गर्मी पहुंच सके बस। जब रोगी को स्वाभाविक सांस आने लगे और कोई वस्तु उसके गले के नीचे जा सके तब उससे गर्म चाय अथवा ब्रांडी पिलानी चाहिए। इससे उसके शरीर में गर्मी भी आ जाएगी तथा सदमा और घबराहट भी दूर हो जाएगी। इन सब प्रारंभिक उपचारों के अतिरिक्त रोगी को यथाशीघ्र डॉक्टरी सहायता दिलाने का प्रयास करना चाहिए। अब ये हमारा था मुंह से मुंह कृत्रिम सांस देते समय ध्यान रखने योग्य बातें यहाँ पे है, इसको आप पढ़ लीजिए क्या क्या बातें ध्यान रखना है। उसके बाद दम घुटने की बात यहाँ की गई है। यहाँ पे ये देखिए, मुंह कृत्रिम सांस देते समय ध्यान रखने योग्य बातें, ये इतनी ध्यान रखने योग्य बातें, क्या बातें ध्यान रखना है इसको आप रीड कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दम घुटना वाला पार्ट आप इसको पाँच करके रीड कर लीजिएगा। दम घुटना क्या होता है, दम घुटने के बारे में आप इसको पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद दम घुटने में प्राथमिक उपचार क्या किया जाता है? दम घुटने में प्राथमिक उपचार क्या किया जाता है, इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे भी इसको पास करके आप पढ़िएगा। दम घुटने में प्राथमिक उपचार क्या किया जाता है, ये है दम घुटने में प्राथमिक उपचार। उसके बाद श्वसन से हम देखेंगे, दूसरे क्लास में श्वसन से देखेंगे। नहीं, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, देखते हैं इधर। श्वसन क्या है, श्वसन से हम बात करेंगे दूसरी क्लास में। श्वसन वाला टॉपिक हमारा दूसरा रहेगा, श्वसन। तो यहीं पे ये क्लास समाप्त करते हैं, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और इसके आगे हम दूसरी क्लास लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक देते रहेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एलटी में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था, प्री में बना हुआ, तो मेंस में भी आएगा, आ सकता है। और नहीं, हर जगह ये पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है यहाँ से हर जगह क्वेश्चन बनता है। ये इस टॉपिक से हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको बढ़िया से, अभी हम बारीकी से ऐसे ही रीड कराएंगे, और आप इसको रीड करते चलिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।